वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। यूपीएससी मेंस के जीएस के सेकंड पेपर में कुछ टॉपिक काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है एंटी डिफेक्शन एक्ट अर्थात दल बदल अधिनियम। देखिए, दल बदल अधिनियम को लेकर काफी मुद्दे और विवाद हमेशा बने रहते हैं, तो इसलिए प्रश्न पूछने की संभावना प्रीलिम्स में और मेंस में भी बनी रहती है। दल बदल अधिनियम किसे कहते हैं? तो दल बदल अधिनियम के लिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल की बात है। 52वां संविधान संशोधन लाया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। और इस 10वीं अनुसूची के माध्यम से दल बदल के प्रावधान किए गए। अब दल बदल क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि दल बदल है क्या? देखिए, भारत में हरियाणा प्रांत में एक राजनेता थे गयाराम। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ही दिन में उन्होंने 5 पार्टियां बदल ली। तो इसीलिए पार्टियां बदलने के नाम पर उनके नाम पर एक मुहावरा ही बन गया, आयाराम और गयाराम। तो आयाराम और गयाराम टाइप की जो राजनीति है, इस पर रोक लगाने के लिए राजीव गांधी सरकार दल बदल अधिनियम लेकर आई। अब देखो, उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी जो दल होता है, कोई भी जो पार्टी होती है, उस पार्टी में शामिल होने के लिए पहले तो उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। पहले तो कोई भी व्यक्ति पार्टी का मेंबर बनेगा, यानी उस दल की सदस्यता लेगा, और फिर वो पार्टी उसको इलेक्शन का टेस्ट कराएगी, चुनाव लड़वाएगी। तो बाद में वो व्यक्ति सांसद बन सकता है या विधायक बन सकता है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। तो सदस्य बनेगा और उसके बाद में उसी पार्टी के टिकट पर सांसद या विधायक बन सकता है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो दल बदल का प्रावधान है, ये केवल सांसदों और विधायकों के लिए है। अब सांसद चाहे उच्च सदन का हो, चाहे निचले सदन का हो, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, किसी का हो, और विधायक भी किसी भी सदन का हो। तो ये निर्वाचित सांसदों और विधायकों के लिए प्रावधान है। अब आप देखें कि संसद में या विधानसभाओं में 3 तरह के सदस्य होते हैं। पहले सदस्य होते हैं पार्टी के सदस्य, यानी पार्टी के निर्वाचित सांसद या विधायक। दूसरे होते हैं निर्दलीय, जो किसी पार्टी से नहीं होते और ये निर्दलीय इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। तीसरे होते हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड मेंबर्स। जैसे राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस के काल में नॉमिनेट किया गया था। तो इन तीनों के ऊपर दल बदल कानून लगेगा। पार्टी के निर्वाचित सांसदों पर या विधायकों पर कैसे लगेगा? तो काफी सिंपल है। देखिए, अगर हर संसद में या विधानसभा में पार्टी के सदस्यों को अनुशासन में रखने के लिए एक बंदा अपॉइंट होता है, एक व्यक्ति नियुक्त होता है, जिसका नाम होता है व्हिप। तो व्हिप के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है सभी पार्टी के सांसदों को या राज्यों के विधानमंडलों में, विधानसभाओं में विधायकों को। तो अगर उस व्हिप के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेगा कोई भी सांसद या विधायक, तो दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के बाद, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब व्हिप के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा तो पहले उस सांसद की सदस्यता दल से जाएगी। पहले सदस्यता जाएगी दल से, यानी पहले पार्टी से निष्कासित होगा, और पार्टी से निष्कासित होते ही वो सांसदी या विधायकी से अलग हो जाएगा, यानी उसकी वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात उस पर दल बदल कानून लग जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि पहले उसकी सदस्यता जाएगी अपनी पार्टी से, यानी पहले वो पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक वो हाउस का मेंबर नहीं रहेगा, उसके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। निर्दलीय की जहां तक बात है, देखिए, किसी भी निर्दलीय विधायक को या निर्दलीय रूप से जीते गए सांसद को जीतने के बाद किसी भी दल में शामिल होने की मनाही है, वो किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता। अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक काफी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर कोई विधायक या सांसद निर्दलीय है तो मंत्री हो सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन वो किसी दल को, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। भारत में ऐसे कई उदाहरण है कि निर्दलीय रूप से जीता, राज्यों में ज्यादा उदाहरण है, और व्यक्ति मंत्री बन सकता है।
अच्छा, जहां तक नामित उम्मीदवार की बात है, कोई नामित सदस्य है, 12 सदस्य जैसे राज्यसभा में नामित होते हैं, मंत्री बन सकते हैं या सदस्य बन सकता है, तो नामित व्यक्ति जो है वो 6 महीने के अंदर अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले तो मान्य है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने दल बदल किया है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि 6 महीने ही क्यों? तो देखो, ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी ने उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया, एमपी बनाकर भेजा, एमएलए बनाकर भेजा, तो 6 महीने के बाद ये मान लिया जाएगा कि वो उसी पार्टी का सदस्य है। 6 महीने के अंदर नहीं माना जाएगा। तो अगर 6 महीने के अंदर बदल लेता है तो दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 6 महीने बीतने के बाद वो पार्टी को बदलता है तो मान लिया जाएगा कि उसने अपना दल बदला है। तो ये दल बदल है, ये दल बदल के प्रावधान है। अच्छा, दल बदल के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, आइए एक एक करके देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं एंटी डिफेक्शन के? देखो, पहला एक्सेप्शन तो यही है कि दल बदल अगर कोई सांसद विधायक खुद करता है तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, अर्थात ना एमपी रहेगा ना एमएलए रहेगा। लेकिन अगर उसे पार्टी निष्कासित कर दे, यानी पार्टी खुद निकाल कर बाहर कर दे उसे, कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटी करता है, पार्टी विरोधी गतिविधि करता है। अब यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि संविधान में दल बदल का तो उल्लेख आ गया 10वीं अनुसूची में, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है इसका कोई उल्लेख नहीं है। एंटी पार्टी एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो अगर पार्टी खुद ही किसी एमपी को, एमएलए को निष्कासित कर दे तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी, तो उसकी सजा नहीं जाएगी। दूसरा अपवाद क्या है, जितने भी सदन का जो सभापति है, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दलीय राजनीति से ऊपर हैं, ये तो रेफरी का काम करते हैं। तो अगर वैसे तो स्पीकर को मत देने की अनुमति नहीं है, मत नहीं डालता नॉर्मली जब वोटिंग हो रही होती है पार्लियामेंट में, सदन के पटल पर। लेकिन अगर मतदान बराबर हो जाए, अगर इक्वल वोट हो जाए तो डिसाइसिव निर्णायक मत कर सकता है, डिसाइसिव वोट डाल सकता है। तो निर्णायक मत ये किसे करेगा, इस पर भी दल बदल वाला कानून लागू नहीं होगा, इसकी सदस्यता नहीं जाएगी, क्योंकि ये दल से ऊपर माना गया है। तीसरा अपवाद है मर्जर का। मर्जर अर्थात विलय। देखिए, यहां पर ये बात ध्यान देने की है कि मर्जर अलग है और दल बदल अलग है। मर्जर, अगर कोई पार्टी के 2/3 सदस्य, किसी पार्टी के 2/3 सांसद या 2/3 विधायक किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएंगे तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यानी ये अपवाद है। अभी जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी के 6 एमएलए थे और 6 के 6 एमएलए कांग्रेस में चले गए, जबकि 6 का 2/3 तो 4 बैठता है, लेकिन वो सारे के सारे 6, अगर 4 भी चले जाते तो भी दल बदल अधिनियम उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये इसके कुछ अपवाद हैं। अब हम बात करेंगे इसकी आलोचनाओं की। आखिर इसकी आलोचना क्यों की जाती है, दल बदल कानून की आलोचना। देखिए, दल बदल कानून की आलोचना के कई बिंदु हैं। जैसे पहली आलोचना इसकी इस बात को लेकर होती है कि संविधान में भारत का संविधान सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, पृथक्करण शक्ति का। और यहां पर विधायिका और न्यायपालिका दोनों की शक्तियां अलग अलग है। तो विधायिका के बारे में कहा गया है कि जो विधायिका है यानी जो संसद है वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका विधायिका के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो अनुच्छेद 105 संसद को उन्मुक्ति देता है, कि एग्जेम्पशन करता है कि संसद अपने नियम कायदे खुद बना सकती है। भाई क्वेश्चन आवर कब होगा, लंच ब्रेक कब होगा, टी ब्रेक कब होगा, भोजन का जो अवकाश है, तो खुद कानून बना सकती है। इसी तरह और न्यायपालिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर सदन के संचालन से संबंधित सारे नियमावली बना सकता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अनुच्छेद 194
कमोबेश ये विधानसभाओं के लिए है, तो विधानसभाओं के संदर्भ में भी यही कानून लागू रहेगा। तो 105 संसद को पूरी छूट देता है अपने अपने बिजनेस को किस तरह चलाती है, और 194 विधानसभाओं को ये अनुमति देता है अपना अपना बिजनेस किस तरह रन करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है, ये जिस तरह आम आदमी को मिली हुई है उसी तरह सांसदों को भी मिली हुई है, विधायकों को भी मिली हुई है, और विधायकों और सांसदों को बहुत ज्यादा मिली हुई है। आम आदमी को 19 फर्स्ट ए के तहत जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर तो कुछ प्रतिबंध भी हैं, लेकिन सदन के पटल के भीतर विधायकों सांसदों को हर बात कहने की अनुमति है। उनकी कही गई किसी बात पर, किसी टिप्पणी पर उनको न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, लेकिन बस उनको यह प्रतिबंधित है कि वो न्यायपालिका के न्यायाधीशों के आचरण पर कोई टिप्पणी ना करें, वहां कोई टिप्पणी उनकी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तो उनके ऊपर यह प्रतिबंध है। अब आप ये देखो कि एक तरफ तो दल बदल अधिनियम ये कह रहा है, दल बदल अधिनियम के अलावा ये कहा जा रहा है कि पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, उन्हें पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ 19 फर्स्ट ए कहता है कि पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी जो कहना चाहता है कोई भी सांसद या विधायक वो सदन के पटल के अंदर कह सकता है। तो क्या ये दोनों प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत नहीं हो रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर कंट्राडिक्टरी, बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। एक तरफ दल बदल अधिनियम प्रतिबंध लगा रहा है कि पार्टी के सदस्यों को दल के दिशा निर्देशों का पालन करना ही पड़ेगा, और अगर दल के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा पार्टी का कोई निर्वाचित सांसद विधायक तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के तहत उन्हें बहुत अधिक सुविधाएं दी गई हैं, वो जो चाहते हैं कैसे, तो दोनों विरोधाभासी हैं, तो उनका गला घोटने का काम किया जा रहा है। और आप ये जानते हो कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के मायने हैं सशक्तिकरण के। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एम्पावरमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब है डिस्कशन, डेमोक्रेसी का मतलब है क्वेश्चन करना। तो अगर किसी सांसद या विधायक को असहमति जताने की आजादी नहीं है, प्रश्न पूछने की आजादी नहीं है, अपने मन की बात संसदन के भीतर रखने की आजादी नहीं है, वो पार्टी लाइन से इतर होकर, अलग होकर नहीं चल सकता, तो फिर कहेगा लोकतंत्र? ये तो लोकतंत्र की प्रतिकूल भावना हो गई, बिल्कुल एडवर्स हो गया डेमोक्रेसी के। ये इसकी आलोचना है। फिर स्पीकर जो कहेगा, स्पीकर का निर्णय अंतिम कर दिया गया, कह दिया गया कि स्पीकर का निर्णय अंतिम हो जाएगा। अब ये भी एक आलोचना की बात है कि भाई स्पीकर को इतना ज्यादा राइट दे दिया कि दल बदल के मामले में स्पीकर के निर्णय को पूरी तरह फुल एंड फाइनल ठहरा दिया गया। दल बदल अधिनियम में कह दिया गया कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा और इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, यानी स्पीकर जो डिस्क्वालीफाई कर देगा अगर दल बदल के आधार पर, तो इस बात का प्रश्न न्यायपालिका के समक्ष नहीं उठाया जा सकता। तो ये दल बदल है और ये इसकी आलोचना है। अब देखिए, जब भी दल बदल का नाम आता है तो एक केस, एक वाद ऐसा है जो हमेशा चर्चा में आ जाता है। ये 1992 का एक केस है, किहोटो होलोहन केस, किहोटो होलोहन वाद, किहोटो होलोहन केस 1992। किहोटो होलोहन नागालैंड के एक पॉलिटिशियन थे और दल बदल से संबंधित इनके संदर्भ में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको किहोटो होलोहन केस के नाम से जाना जाता है। और ये कोई मामूली जजमेंट नहीं था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक युगांतरकारी इसको निर्णय को माना जाता है। किहोटो होलोहन केस में क्या बात रही सुप्रीम कोर्ट के सामने? देखिए, यहां पर मैं एक बात ही ऐड ऑन कर दूं कि जिस तरह सेपरेशन ऑफ पावर में अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन को बोला गया है कि सदन अपने संचालन के नियमावली स्वयं निर्मित करेगा, उसी तरह, और न्यायपालिका सदन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसी तरह अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 में कहा गया है कि जो न्यायपालिका होगी वो सदन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और 105 और 194 में कहा गया है कि ये न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो पूरा सेपरेशन ऑफ पावर रखा गया है। तो यहाँ का किहोटो होलोहन केस आने से पहले दल बदल अधिनियम में ये प्रावधान एज इट इज चल रहा था कि दल बदल पर अंतिम निर्णय
सांसदों की विधायकों की डिस्क्वालीफाई करने में, यानी उनकी सांसदी समाप्त करने में या विधायकी समाप्त करने में स्पीकर या सभापति का निर्णय अंतिम होगा। तो इस बात को चुनौती दी गई किहोटो होलोहेन केस में। और किहोटो होलोहेन केस में पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई वो ये थी कि एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 को स्वीकार किया और ये कहा कि स्पीकर का ही निर्णय चलेगा, यानी स्पीकर के निर्णय को स्वीकार किया कि अगर किसी सांसद को हटाने का कोई एप्लीकेशन स्पीकर के पास है, डिफेक्शन के नाम पर, दल बदलने के नाम पर स्पीकर के टेबल पर कोई एप्लीकेशन गई हुई है, तो उसका निर्णय स्पीकर ही करेगा। और जब तक स्पीकर निर्णय नहीं ले लेगा, डिसाइड नहीं कर लेगा, तब तक न्यायपालिका कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब स्पीकर की भूमिका को और स्पीकर के प्राधिकार को स्वीकार किया। और यहां पर देखो एक बात ये भी आ जाती है कि स्पीकर के फैसले तो सालों तक नहीं आते। भाई स्पीकर अगर 4 साल तक कोई फैसला ना दे, किसी सांसद की या किसी एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई एप्लीकेशन स्पीकर के टेबल पर ऑफिस में है और वो 4 साल तक 5 साल तक डिसाइड ही ना करे, तो यहां पर बात यह है कि दल बदल के बारे में स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन स्पीकर कितने समय सीमा के भीतर निर्णय करेगा, कोई समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। तो समय सीमा की कोई बाध्यता भी नहीं रखी गई, समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। और अगर समय सीमा की बाध्यता नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा और ये कहा कि जब स्पीकर का निर्णय आ जाएगा तब हम उसका रिव्यू करेंगे, उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है, जिस प्रश्न का किहोटो होलोहेन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखिए दल बदल अधिनियम में कहा गया था कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, किसी एमपी को एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर देगा तो उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन किहोटो होलोहेन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा, हम उसकी सुनवाई करेंगे और अगर हम गलत समझेंगे तो स्पीकर के निर्णय को हम गलत भी ठहरा सकते हैं, यानी जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत को स्वीकार किया। और आप ये जानते हो कि जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, ये सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती के केस में सामने आया था। तो जुडिशियल रिव्यू को स्वीकार किया और जुडिशियल रिव्यू संविधान का मौलिक ढांचा है, इस बात को भी स्वीकार किया, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कहां आया था? केशवानंद भारती केस 1973 में। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कही गई कि देखिए स्पीकर के 2 तरह के काम होते हैं। स्पीकर 2 तरह के काम करता है। पहला काम स्पीकर करता है प्रोसीड्यूरल यानी जो उसकी रोजमर्रा के जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग का, रनिंग का, अर्थात प्रक्रियात्मक। और दूसरा काम जो स्पीकर के द्वारा किया जाता है वो होता है क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक। तो न्यायपालिका ने कहा कि ठीक है, आर्टिकल 122 के तहत अगर स्पीकर संसद के बिजनेस को रन करने के, यानी सदन को कैसे चलाना है, कब क्या नियम बनाना है, कौन सा नियम हटाना है, इसका पूरा अधिकार स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वो कैसे सदन को चलाएं, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये कहा है कि जब किसी कानून को, किसी एक्ट को स्पीकर लागू करेगा तो एक्ट का तो रिव्यू होगा, क्योंकि स्पीकर जब कोई निर्णय दे रहा है तो वो हाफ जज के रोल में है, अर्ध न्यायाधीश के रोल में है, और इस बात का न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे। तो ये बड़ी ही युगांतरकारी बात थी, ये एक लैंडमार्क बात थी, ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो इस तरह किहोटो होलोहेन केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि स्पीकर का जो क्वासी जुडिशियल काम है, इस एक्ट को लागू करना, हम इसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे और अगर हमें गलत लगेगा तो हम उसको गलत ठहरा सकते हैं, सही लगेगा तो हम उसको उचित भी ठहरा सकते हैं। तो ये सारी बातें थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति दल बदलता है
तो उसको हटाने का राइट पूरा का पूरा स्पीकर का होगा। अच्छा, एक बात ये भी यहाँ पर उल्लेखनीय है कि देखो, अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक दल बदल रहा है तो दल इसलिए नहीं बदल रहा है कि कोई आदर्श स्थापित कर रहा है या कोई नैतिकता के मानदंड स्थापित कर रहा है। भाई, दल बदलने का सीधा सा मतलब यह है कि दल बदल के पीछे उसकी कोई व्यक्तिगत अभिलाषा है, आकांक्षा है, कोई व्यक्तिगत इच्छा है, इसीलिए दल बदल रहा है, यानी कहीं ना कोई लालच छिपा है। जबकि लोकतंत्र इच्छाओं यानी निर्वाचित सांसदों की इच्छाओं अभिलाषाओं का परिणाम नहीं है। लोकतंत्र का एक मोरल डायमेंशन भी है, लोकतंत्र का एक नैतिक आयाम भी है, और इसलिए सांसदों या विधायकों को अनैतिकता की परिपाटी पर या मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भाई, वो किस इमोरल एक्ट कैसे उठाएंगे? साल भर के भीतर ही दल बदल ले रहा है, तो ये तो जो निर्वाचक मंडल है, जो वोटर्स हैं, ये तो उनके साथ धोखा है। तो लोकतंत्र का एक नैतिक आयाम भी है। तो इसलिए किहोटो हॉलन केस में जहां स्पीकर के प्रक्रियात्मक फैसले को स्वीकार किया कि वो इसको प्रक्रियात्मक अधिकार है, चाहे जैसे करे, लेकिन दल बदल कानून को कहा कि इसकी समीक्षा होगी, क्योंकि लोकतंत्र का एक नैतिक आयाम भी है और सांसदों या विधायकों को निर्वाचक मंडल या जो मतदाता हैं उनके साथ या उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ की छूट नहीं दी जा सकती। तो ये किहोटो हॉलन केस है। अभी निकट अतीत में एक सिक्किम को लेकर एक जजमेंट आया, जिसमें एक विचार ये दिया गया न्यायपालिका के द्वारा कि ऐसा किया जाए कि दल बदल कानून को जो लागू करने का जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, ये स्पीकर के हाथ में न दिया जाए, बल्कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, एक अधिकरण का गठन किया जाए, और ये ट्रिब्यूनल जजमेंट करे कि डिस्क्वालिफिकेशन उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और एमएलए का होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा विचार है, जिससे लोकतंत्र में नैतिकता के मानदंडों की स्थापना हो सकती है। थैंक यू।